मुझे ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ में आम लोगों की जो बात है, वो थोड़ा कम सुनी जाती है। सांसद चुनने के बाद भी क्या आपको अभी 6 महीने तक चंडीगढ़ को सिर्फ यही बताने की ज़रूरत है कि वहाँ से ही क्वेश्चन करें और एक सवाल का उत्तर ये लेके आएँ कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया था? हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे क्या हुआ, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि जिसने जो किया है उसका रिज़ल्ट तो हमारा लोकतंत्र है, बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। जब चुनाव होता है तो वो चुनाव में उसका जवाब दे देते हैं। चंडीगढ़ का वेंडर का शहर वेंडरगढ़ बनाने की बात हो रही है, तो वो पैसे नहीं देते। बिना पैसे के अभी पीछे आई थी ये डिटेल आई थी कि 2500 के करीब ऐसे वेंडर जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया और वो काम करते रहे। हमारी नगर निगम 2024 के शुरू से ही और 2024 के अंत तक वहाँ लड़ाई झगड़े के सिवाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कुछ भी काम नहीं। लोकतंत्र में आपने चुनाव करके भेज दिया और उसके बाद आप शांत चुपचाप बैठ गए, ये लोकतंत्र पूरा नहीं है। कूड़े का ढेर तो एक साल में तो नहीं बना। चंडीगढ़ का जो बिजली विभाग है वो काफ़ी एफिशिएंट है, बहुत कम कर्मचारियों में भी वो चला रहा है उसको और वो पैसे कमा के देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी परिस्थितियों के होते हुए प्राइवेटाइजेशन करने की कोई ज़रूरत है। ये फैसला करना पड़ेगा कि हम चंडीगढ़ को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। हर मुद्दे पर वो संसद से, लोकसभा से एक जवाब लेकर आते हैं और उस जवाब के अंदर चंडीगढ़ को मिलती है केंद्र सरकार की ना। गर्ग साहब, सूचना के अधिकार को लेकर आप बहुत एक्टिव रहे हैं और देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार मिले लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। आज क्या स्थिति देखते हैं आप सूचना के अधिकार के इस्तेमाल को लेकर? कितनी जागरूकता लोगों में आई है और या आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है सूचनाएँ प्राप्त करना? देखिए, सूचना का अधिकार होते हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल में लोगों को इस एक्ट का ठीक से प्रयोग करना काफ़ी कुछ आ गया, काफ़ी कुछ। और मैं देखता हूँ कि आजकल न केवल अच्छे शहरों में जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर हैं, दिल्ली जैसे शहर हैं, उसके साथ साथ जो आम कस्बों में आम गाँव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, अपने काम के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो आरटीआई का प्रयोग करते हैं, काफ़ी कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि जिस तरह से आरटीआई का फैलाव बढ़ा है, एप्लीकेशंस बढ़ी हैं, उस तरह से जो सरकारी इदारा है जिससे हम सूचना लेते हैं, मांगते हैं उनसे, तो वो भी अब उनको ट्रेनिंग के साथ समय के साथ साथ काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं वो। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, सीआईसी में केसेस पहुंचे, हाई कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक भी केस पहुंचे हैं। तो वहाँ पे कई सेक्शंस जो है, खासकर सेक्शन 8 का जो है, वो उसके बारे में बहुत टिप्पणियां हुई हैं, बहुत सारी केसेस हुए हैं, पिटिशंस हुए हैं और उसका जो प्रयोग या कह लो दुष्प्रयोग भी होता है, वो सारा देखने के बाद कई जगह ये देखने को मिला है कि सूचना जो देना है वो मुश्किल हो गया है काफ़ी सारी जगह पे। जजमेंट्स ने काफ़ी जगह पे नुकसान भी पहुँचाया है, जैसे मान लो कि जो सेक्शन 8 में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है स्टाफ की या उसके बारे में कमेंट्स हैं या कोई चीज़ें की क्या सूचना उसके अंदर दी जा सकती है या क्या नहीं दी जा सकती, उसका जो फैसला है वो आजकल सूचना अधिकारी भी करने लगे हैं। वो क्या करता है कि एप्लीकेशन के जवाब में ये कह देता है इस सेक्शन के अंदर आपको कोई सूचना नहीं दी जा सकती। अब जो सूचना का जो रास्ता है वो काफी कठिन है। सूचना उसने ये कह दिया कि हमें नहीं मिलनी, इस दायरे में नहीं मिलनी, ये सेक्शन 2 में नहीं कवर होती, सेक्शन 8 में कवर नहीं होती, या मेरे पास सूचना है नहीं है ये, या ये सूचना अंडर प्रोसेसिंग है। आजकल ये भी करने लगे बहुत सारे, अंडर प्रोसेसिंग है तो इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। तो वो कह के उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है 1 महीने के बाद। जब डिस्पोज ऑफ कर सकता है, दूसरा रास्ता उसका है कि फर्स्ट अपील करना। फर्स्ट अपील में जाते हैं, फर्स्ट अपील का जो ऑफिसर होता है वो लगभग जो सूचना अधिकारी होता है वो उसी का
सीनियर होता है, तो देखने में ये आता है कि वो भी कई बार तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये नहीं कि सभी जगह काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, सूचना भी मिलती है और सूचना अधिकारी को भी थोड़ा समझ में आती है कि सूचना देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो नहीं मिलता। मैंने बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर आता है उसका जो कंप्लायंस है वो नहीं करते। अब ये चीज आम होने वाली आम हो रही है, वो करते ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना मार दें। जैसे मान लो कि अप्रूव नहीं हुआ, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, अब ये प्रोसेसिंग में है, फाइल हमारे पास नहीं है, बड़े अफसरों के पास गई हुई है, ये आम बहाने हैं। क्योंकि मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूँ, सरकारी अधिकारियों को, तो ये आमतौर पे बात होती है। जब इतना कह के वो बात खत्म कर देते हैं, फिर हमारे पास दूसरा रास्ता बचता है कि सीआईसी के पास जाओ। सीआईसी के पास का जो रास्ता है वो लंबा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डिपेंड करता है, वो बहुत लंबा रास्ता है। वो उनके लिए तो ठीक हो सकता है जिनका आरटी डालने में कोई एजेंडा होता है, या कोई उनको कोई खास सूचना चाहिए होती है, या उस सूचना का प्रयोग करना होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए जो सूचना लेके सिर्फ उसका डेवलपमेंट का काम करना है, उसको रिसर्च करना है, उसके लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है वो करना है, तो हम लोग इतनी इंतजार नहीं करते। तो वहाँ पे वो बात कहीं ना कहीं ये एक, इसको आप कहो कि एक डेवलपमेंट हो रही है 20 साल में, या इसको डिटेरियरेशन कह सकते हो, या इसको कि आजकल का सिस्टम क्या है वो कह सकते हो, ये हो रहा है हम आजकल। मतलब अधिकार तो मिला, लेकिन 20 साल में अभी भी ये अधिकार अधूरा ही है। नहीं, उसमें क्या हुआ कि अधिकार तो मिला, ये अधिकार तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अधिकार है, और मैं ये मानता हूँ कि ये अधिकार मिलने से आम आदमी की जो है सरकार के दफ्तरों तक की पहुंच हो गई है, जरूर हुई है पहुंच, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई चीज एक 10 या 20 साल चलती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आनी शुरू हो जाती है। कमियां यानी कि जो लोग उसका प्रयोग करते हैं, जो लोगों ने सूचना देनी होती है, वो कोई ना कुछ ना कुछ। और फिर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी के पास जाने का बहुत अच्छा रिवाज है, छोटी छोटी बातों में जुडिशरी के पास जाते हैं। कोई ऑर्डर आ जाता है, किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, अब वो सूचना अधिकारी ने उसको उठा के बात किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अधिकार को सतत प्रयास करने की जरूरत है, और जहाँ जहाँ कोई कमियां आती हैं उसको भी देखभाल करना जरूरी है। तो ये कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको सतत इसकी कार्रवाई इसकी देखती रहे, और इसमें जो जो डेवलपमेंट की जरूरत है, निर्बाध सूचना का प्रवाह वो होना चाहिए। वो इंश्योर कौन करेगा? अब वो इंश्योर करने के लिए या तो जुडिशरी है, या फिर सीआईसी है, या फिर स्टेट कमीशन है। अब उनकी हालत जो है वो कई बार बड़ी खराब होती है। स्टेट कमीशन की लोग हैं, या सीआईसी के जो जजमेंट्स आते हैं, जो सीआईसी के पास कितना सारा बैकलॉग है। हमारे यहाँ एक और भी बात हो गई है कि लिटिगेशन इतनी ज्यादा हो रही है, तो वो पेंडेंसी जो है, वो जो उसका पर्पस होता है वो सारा खराब। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये जब वो प्रधानमंत्री थे, तब ये देश के नागरिकों को एक अधिकार बड़ा दिया था कि वो कोई भी सूचना सरकारी विभागों से ले सकते हैं। अभी उनका 3 दिन पहले निधन भी हो गया। निश्चित रूप से वो एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री और दूरदर्शी नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो शायद ऐसी मंशा नहीं रही होगी कभी कि ये अधिकार लागू करते समय कि लोगों को अधिकार दिया जाए, लेकिन उसमें वंचित करने के लिए भी कुछ प्रावधान छोड़ दिए जाएं। लेकिन बाद की सरकारों ने शायद इस अधिकार को और मजबूती देने के लिए जिस तरीके से काम करना चाहिए था, शायद मुझे लगता है नहीं किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत ही योग्य और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, और उन जैसा इकोनॉमिस्ट जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने डेवलपमेंट दी है, उसके अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं उनको नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देता हूँ कि
ऐसा आदमी हमारे यहाँ इस साल में चले गए हैं। कानून कोई भी बनता है, चाहे वो आरटीआई का कानून है या और भी कानून है, वो ठीक बनते हैं, कानून में कोई कमी नहीं होती, सही बनते हैं। लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सरकार ने तो कानून बना के दे दिया, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई बार सही तरीके से नहीं कर पाते। कई बार उस चीज को उसी मंशा से, जिस मंशा से वो कानून बनाया गया, उस मंशा से उसको आगे नहीं चलाया जाता। उसी की वजह से ये सारी जितनी भी कमियां जो नजर आ रही हैं आजकल, तो वो कमियां इसलिए हो रही हैं। अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिक्र आया है, अभी जब उनका निधन हुआ तब देश में सबसे बड़ी चर्चा उनके कार्यकाल की वो रही जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे तक चली गई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपनी काबिलियत थी कि वो देश को इस आर्थिक संकट से निकाल के लाए। बिल्कुल सही है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो 90s का जो टाइम था, जिस वक्त मुझे थोड़ा सा अच्छी तरह से याद है कि इंस्पेक्टर राज और राशन का और कोटा कोटा सिस्टम होता था सब चीज़ों में, सीमेंट में भी, लोहे में भी, चावलों में भी कोटा सिस्टम होता था। जो इकोनॉमी को खोलने का जो काम है, इकोनॉमी को खुला रखने का जो काम है, उसको डेवलपमेंट करने का काम है, वो मनमोहन सिंह जी की देख रेख में हुआ था। और वो क्वालिफाइड अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र का प्रयोग करके बहुत कुछ देश के लिए किया है। और 2008 में जो कोई मंदी वगैरह आई थी, हमारा देश उसमें से अच्छी तरह से निकला है, ये उनका एक उपलब्धि है हमारी। लेकिन आज देखा जाता है कि बैंकों का ही देश के लोगों पर इतना सारा लाखों रुपया कर्ज है और सरकारें उसकी रिकवरी भी नहीं कर पाती हैं। मैंने जो सोचना है कि जो इकोनॉमी जो नॉर्मल चल रही है, हमारी जो बैंकों के एनपीएस हैं वो बढ़ रहे हैं। और दूसरा उसके साथ हम स्थानीय बातें भी अगर लेते हैं, स्थानीय बातों में भी यही बात हो रही है कि जो भी टैक्स सरकार ने लगाए हैं, जो भी पेनल्टीज लगाई हैं, जो भी सरकार के जो वाजिब टैक्स हैं, नॉन टैक्स और टैक्स हैं, वो भी हमारे रिकवर नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम की जो एग्जीक्यूटिव की है, वो बहुत सारी कमियां रहती हैं, जो एग्जीक्यूटिव हमारा काम नहीं कर पा रहा। हम स्थानीय बात ले रहे हैं, क्योंकि अगर इस हिस्से की बात चलेगी, जो स्थानीय बात है हमारे यहाँ पे जो है कई तरह के सेगमेंट्स हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे एमसी होती है, प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और प्रशासन के अलग अलग इदारे हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है हमारा, या एक्साइज एंड टैक्सेशन है हमारा, या जीएसटी डिपार्टमेंट है हमारा, या और तरह की जो चीजें हैं, जैसे वेंडर्स का जो काम है हमारा, वहां पे भी हमारी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती। वो जो रिकवरी है वो क्यों रुकी, और अभी तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो रिकवरी कितने साल से रुकी हुई है। हम जिम्मेवारी फिक्स नहीं कर पा रहे कि वो रिकवरी इस साल में किस ऑफिसर की वजह से रुकी थी। वो पाइलअप हो जाती है, ढेर लग जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा, वो कूड़े का ढेर ऐसे एक दिन में नहीं बना, वो पाइलअप होकर किसी तरीके से कूड़े का ढेर बन गया। जब एक समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी उसको आप बड़ी होने के लिए अलाउ करते रहते हो, वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको जो संभालना फिर वो मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ में भी लाखों मैं कहूँ करोड़ों रुपए की रिकवरी पड़ी हुई है। बिल्कुल रिकवरी पड़ी है। देखिए हमारे यहाँ पे अभी पीछे जो बिल्कुल जब हमारी बात होती है तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की खुद की रिकवरी पड़ी है, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा, हालांकि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कितनी रिकवरी है? मेरे हिसाब से तो शायद वो 75 से 90 करोड़ रुपए के करीब उनकी जो चंडीगढ़ हाउसिंग ड्वेलिंग यूनिट से पैसा लेना है, वो नहीं आ पा रहा। पीछे सूचना आज मुझे ये मिली है कि उसमें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है। अगर उनका बजट है, उस बजट का सिर्फ 40% या 50% या 55% वो रिकवर कर पा रहे हैं, बाकी सारा लॉस जा रहा है उनका। इसीलिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का पिछले 8 महीने, इस साल के पहले 8 महीनों में उनका 1000 करोड़ रुपए के करीब का डेफिसिट है।
उसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स का जो कितना सारा पैसा उन्होंने पीछे किया कि ये लेना है हमने, और वो भी मजेदार बात तो ये है कि सरकारी इदारों से लेना है, पीजीआई से, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी से या और इदारों से लेना है, वो भी पैसे नहीं दे रहे इनको, जबकि वो तो सरकार के बजट से काम चलाते हैं। वो वेंडर्स हैं हमारे जो कितने सालों से चंडीगढ़ का वेंडर का शहर, वेंडर गढ़ बनाने की बात हो रही है, तो वो पैसे नहीं देते, बिना पैसे के। अभी पीछे आई थी ये डिटेल आई थी कि 2,500 के करीब ऐसे वेंडर हैं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया और वो काम करते रहे। सब कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है पैसा, वो सारा किस जगह पे वो बैठे हैं, अनऑथराइज बैठे हैं। तो चंडीगढ़ जैसे शहर में एक कंट्रोल्ड यूटी है हमारी, उसमें भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब तो लापरवाही हो रही है। इसका मतलब ये मेरे को लग रहा है कि ये एक भ्रष्टाचार का एक नया रूप है ये, कि जहाँ पे सरकारी खजाने में पैसा नहीं जा रहा और लोग फिर भी उसको जो फैसिलिटी है उसको यूज करे जा रहे हैं। क्यों? आपने भी चंडीगढ़ प्रशासन की बात की, तो चंडीगढ़ प्रशासन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, और ये कहा जाता है कि अफसर यहाँ चूंकि 3 साल के लिए आते हैं, डेपुटेशन पर आते हैं, तो उनको चिंता भी नहीं होती कोई शहर के विकास को लेकर हो, जैसे कि आपने रिकवरी की चर्चा की, तो रिकवरी को लेकर ये गंभीर हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिकवरी ना होने से भी नुकसान तो राजस्व का हो रहा है। लेकिन 2024 को अगर हम देखें चंडीगढ़ के लिहाज से, तो 2024 में ऊपर से नीचे तक प्रशासन बदल गया। चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, बहुत ईमानदार नेता के रूप में वो पहचाने जाते हैं और राजस्थान से आते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक बने, होम सेक्रेटरी भी बदले, फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, डीसी भी नए आ गए, अब 2025 आने वाला है और ये अफसर अभी 3 साल तो रहेंगे। कटारिया साहब भी अगले 5 साल यहाँ रहेंगे। तो क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ इन चीज़ों में बदलाव आ सकता है? क्योंकि कटारिया जी की कुछ शैली इस तरीके की है काम करने की ब्यूरोक्रेसी के साथ, कि वो ईमानदारी को बहुत प्राथमिकता देते हैं। देखिए, मैं आपको इस जो बात आपने शुरू की है इसके थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि 2024 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का फेस पूरा चेंज हो गया। सारे अफसर जो काम करने वाले हैं वो नए आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ सब नए आए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके आने से पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अफसरों की बहुत कमी है। एक वक्त था कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें सारी खाली पड़ी हुई थी। एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरों की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई थी। ये हमारा सिस्टम इस तरह का है कि जब भी कोई अफसर यहाँ से चला जाता है तो उसकी जगह पे नया आने के लिए बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है। मैंने वो प्रोसीजर के लिए बहुत बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लिखा है, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, प्रशासन को भी मैं लिखता रहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई अफसर जाता है उस अफसर को जाने से पहले वो चंडीगढ़ प्रशासन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले कि क्या प्रशासन उसको छोड़ने के लिए तैयार है। होता ये है कि वो अफसर अपना किसी तरह से ट्रांसफर करा के या प्रमोशन लेके किसी तरह से यहाँ से चला जाता है। नहीं, 3 साल तो निर्धारित है ना उनके डेपुटेशन। ऐसा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे निर्धारण जो है वो नहीं चला, निर्धारण से पहले ही वो चला गया। नहीं, जो कुछ लोग रिपेट्रिएट भी हुए हैं और कुछ को एक्सटेंशन भी मिलती रही है। कुल मिला के स्थिति ये होती है कि जो अफसर, मान लो चलो आपकी बात माने कि 3 साल का उसका पीरियड होता है, और 3 साल के पीरियड के बाद भी जाता है तो उसकी जगह पे जो दूसरा आता है उसके आने में बहुत समय लगता है। रिपेट्रिएट अगर किसी वजह से अचानक हो गया या प्रमोशन होने से हो गया, कई कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं और रीजन भी होते हैं, तो अगर वो रिपेट्रिएट हो गया उसकी रिप्लेसमेंट हमें बहुत मुश्किल मिलती है। मैंने ये इस चीज के लिए सुझाव दे रहा हूँ मैं ये कि ऑफिसर्स का एक पैनल बनना चाहिए, पहले से ही पैनल तैयार हो
कि अगर एसएसपी यहाँ से जा रहा है, उसकी जगह पे ये एसएसपी आ जाएगा। और जब तक वो नया आदमी ज्वाइन ना करे तो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होना चाहिए कि नया अफसर ज्वाइन करे, पुराना अफसर चला जाए। उससे क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये पीछे हमारा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत बड़ा एक लैकुना है, कमी है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। इसके ऊपर सरकार को हमारे जो प्रशासक महोदय, आपने कहा, ठीक से कहा आपने कि बहुत अच्छा उनका प्रशासक का उनका जो अनुभव है वो हमारे काम आएगा। वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ सुधार भी आएगा। अब रही बात कि जो फेस चेंज हुआ है 2024 में, 2025 में जो क्या होगा, देखिए जब भी कोई नई चीज होती है आशाएं तो बहुत हो जाती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की टीम है, और वो टीम का जो है वो लीडर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही कि उनकी जो छवि है, काम करने वाले व्यक्ति की छवि है, ईमानदार छवि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लीडरशिप में, क्योंकि 2024 में तो नए नए शुरू हुआ था काम, उनकी लीडरशिप में चंडीगढ़ में काफी ज्यादा सुधार आया। और हम लोग वक्त वक्त पे ये चीज लिखता रहता हूँ मैं कि उनको ये सुझाव देते रहते हैं कि इस तरह की इन चीजों में कमी है, इन चीजों में कमी है, हम बताएंगे उनको। और अगर अगर ये पॉसिबल हो कि लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की बात सुनी जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ में आम लोगों की जो बात है वो थोड़ा कम सुनी जाती है। आम लोग जो लिखते हैं, ये देखना चाहिए कि पिछली बार मुझे किसी ने थोड़ा सा बताया था कि चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो काफी कुछ लिखते रहते हैं, प्रशासन को, प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। बहुत सारी आरटी की एप्लीकेशन जाती हैं, तो जब वो एप्लीकेशन जाती हैं, जब वो लिखते हैं, उनके सुझावों पे विचार होना चाहिए। उनको देखा जाना चाहिए कि कोई ऐसा सेल बनना चाहिए, कोई ऐसा विभाग बनना चाहिए जहाँ पे ये सारे लोगों के सुझाव इकट्ठे होके फिर उसके ऊपर क्या, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या क्या पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, वो एक अगर काम हमारे प्रशासक महोदय करेंगे तो चंडीगढ़ में जरूर डेवलपमेंट होगी। नहीं, गुलाब चंद कटारिया जी के आने से एक उम्मीद नजर आई। चंडीगढ़ नगर निगम के इतिहास में 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, हालांकि वो पंजाब के गवर्नर भी हैं, लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासक की हैसियत से पहली बार नगर निगम हाउस की मीटिंग में पहुंचे और उसकी अध्यक्षता की, और जो चंडीगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनके साथ अपने विचार साझा किए और उनकी जरूरतों को, उनकी समस्याओं को भी समझाए। ये पहली बार इस तरीके का अप्रोच प्रशासक ने दिखाया है। देखिए ये जो चीज है ये एक पॉजिटिव स्टेप है। मैंने इसलिए आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि जब तक वो इन चीजों में अगर व्यक्तिगत तौर पे, जैसे कि अभी लग रहा है ऐसा, व्यक्तिगत तौर पे वो सारी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और एमसी के हाउस की मीटिंग में उनका जाना जो है तो ये इस चीज को दर्शाता है कि वो इस चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात ये आती है कि उस मीटिंग में जो हुआ उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है वो अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया। अभी देखिए जो रिकवरी होनी थी, जो पैसा उन्होंने रिकवर करना था, 2 4 5 दिन 6 दिन ये शोर मचता रहा कि हम रिकवर करेंगे, ये पैसा लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ सही तो। लेकिन मीटिंग्स करना ये प्रेरोगेटिव है सब लोगों का, अफसर्स का, लेकिन उस मीटिंग से क्या निकलता है रिजल्ट, लोगों को क्या फायदा? मीटिंग के रिजल्ट की अगर आप बात करें तो अभी 4-5 दिन पहले नगर निगम की हाउस की मीटिंग में जिस तरीके का नज़ारा आपने देखा होगा, शोर शराबा, हंगामा, खींचतानी, धक्का मुक्की पार्षदों के बीच में, तो उससे तो खैर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। देखिए मैं एक चीज और को, इसको थोड़ी सी और हम बात करें, अगर हमारा जो नगर निगम का जो 2024 में जो भी व्यवहार रहा है, हमारी नगर निगम 2024 के शुरू से ही और 2024 के अंत तक
वहाँ लड़ाई झगड़े के सिवाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कुछ भी काम नहीं होता है। और ये मैं एक साथ में एक और मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं आजकल, ये लोकसभा में भी आमतौर पर देखने को मिलता है, राज्यसभा में भी ज्यादातर देखने को मिलता है कि बहुत तीखी नोकझोंक होती है उनकी, बहुत तीखी। और अगर वो तीखी नोकझोंक पूरा साल चलती रहे तो ये जो भी है लोकसभा, राज्यसभा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कोई भी विधानसभा है, अगर वो तीखी नोकझोंक में और आपस की खटपट में और ये लड़ाई झगड़ा और इसमें अगर समय बिताते हैं तो वो पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। आप तीखी नोकझोंक करके उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट अगर निकाल देते हो फिर तो अच्छा ठीक है। वरना तो ये देखिए जो भी हुआ, जो भी पूरा साल होता रहा, उससे तो एमसी की ये हालत पहुंच गई है। और लोकसभा में भी बात होती है कि बहुत सारी जगह पे कितने सारे काम रुक जाते हैं। 2024 में इस बार चंडीगढ़ ने लोकसभा सीट पर भी बदलाव कर दिया। 10 साल बाद यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को सांसद चुना गया, क्योंकि आरोप ये लगे कि 10 साल जो बीजेपी की सांसद रही किरण खेर, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन 2024 में जिस उम्मीद के साथ ये बदलाव हुआ, हालांकि जून से लेकर अब लगभग 6 महीने हो गए, इस बदलाव का असर चंडीगढ़ पर दिखा नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसका कोई असर चंडीगढ़ के ऊपर, हमें ये था कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ। भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सांसद मनीष तिवारी अभी तक जितना भी कुछ चंडीगढ़ को दे पाए हैं तो वो सिर्फ एक निराशा का माहौल दे पाए हैं कि हर मुद्दे पर वो संसद से, लोकसभा से एक जवाब लेकर आते हैं और उस जवाब के अंदर चंडीगढ़ को मिलती है केंद्र सरकार की मनाही कि मेट्रो नहीं, इसका कोई प्रस्ताव नहीं, लालडोरा इसका भी कोई प्रस्ताव नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई भी सांसद होगा, अगर विपक्ष का होगा या पक्ष का होगा, जब आप किसी भी समस्याओं का हल नहीं निकालते, जैसे मेट्रो की बात करते हैं, 10 साल से 12 साल से लगातार मेट्रो का डिस्कशन हो रहा है, कोई फैसले पर नहीं पहुंचे। जो कूड़े का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है, किसी फैसले पे नहीं पहुंचे। लाल डोरा है, किसी फैसले पे नहीं पहुंचे। नीड बेस्ड चेंजेस है, नीड बेस्ड चेंजेस एक बहुत बड़ा इशू है, कोई फैसले पे नहीं पहुंचे। क्या हो रहा है कि हमारा जो चंडीगढ़ है वो एमसी विदाउट लेजिस्लेशन है, यूटी है विदाउट लेजिस्लेशन है। हमारे यहाँ की आवाज सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही है, वरना ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो बहुत सारी समस्याएं गृह मंत्रालय तक पहुंचते पहुंचते भी सॉल्व नहीं हो पा रही। जो हमारा सिस्टम चंडीगढ़ का एडोकिज्म जो है, यहाँ पे ऑफिसर आते हैं चले जाते हैं, ऑफिसर आते हैं चले जाते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ का जो लोकल ऑफिसर है, कोई लगातार रहने वाला अफसर कोई नहीं है हमारे पास। तो वो क्या होता है कि जो भी अफसर है वो अगर अपनी समस्या को लेके जाता भी है सरकार के पास, समस्याओं को करने के लिए वक्त लगता है, उसको लगातार परस्यू करना पड़ता है। यस, वो नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि चंडीगढ़ की जो समस्याएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही। मुझे अच्छी तरह से याद है, कई बार अगर डिस्कशन होता है कि पहली बात तो चंडीगढ़ की समस्याओं को गृह मंत्रालय तक ले जाने के लिए ही योग्य व्यक्ति नहीं होते। उस समस्या को ठीक तरीके से लेके वहां पे नहीं दिखाया जा सकता। फिर गृह मंत्रालय में भी होता है कि वो हमारी समस्याओं की तरफ कितना ध्यान देते हैं। एक यूटी सेल बनाया हुआ है उन्होंने, तो वो यूटी सेल कितना सारा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को इसका रिव्यू होना चाहिए, इसकी बातचीत होनी चाहिए,
लगातार मीटिंग्स होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि कैसे होगी मीटिंग्स? हमारे यहाँ पे एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, वो सिविक अमेनिटीज के बारे में, सिविक फैसिलिटीज के बारे में, सिविक काम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमारे यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें 50-55 लोग हैं, लेकिन वो एडवाइजरी काउंसिल हमारी डिफेक्ट पड़ी हुई है। मैं सही बोल रहा हूँ, ये प्रशासक महोदय तक मैसेज अगर पहुंचे, डिफेक्ट पड़ी हुई है कि वो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स या तो मीटिंग लगातार सही तरीके से नहीं होती है, या उनके मेंबर्स जो है ना सिर्फ वही कुछ लोग हैं उनको मेंबर बना के रखा हुआ है। कोई उसमें नया ब्लड, जैसे कहते हैं ना, नया खून भी बीच में आना चाहिए, ठीक बात। वो नहीं आ पा रहा। फिर उसके बाद हमारे पास काउंसिल्स बनी हुई है, जैसे हेरिटेज काउंसिल बनी हुई है, और कई तरह की मीटिंगें बनी हुई है हमारी, लेकिन उन सबका जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, आम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो कुछ भी नहीं है। जब तक वो नहीं होगा तो ये सारी चीजें, समस्याएं आएंगी। सांसद की पहुंच सीधी सरकार तक होती है। चंडीगढ़ ने इसी उम्मीद के साथ 10 साल बाद चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर सांसद के चेहरे का बदलाव किया, लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान लगातार ये देखा गया है कि नए सांसद जो हैं मनीष तिवारी, उनकी कोशिश केवल यही है कि वो चंडीगढ़ को ये बताएं कि पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी ने चंडीगढ़ के किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। क्या इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए? अगर बीजेपी ने काम नहीं किया था तभी तो पब्लिक ने उसके उम्मीदवार को हरा दिया। अब वो सांसद चुनने के बाद भी क्या आपको अभी 6 महीने तक चंडीगढ़ को सिर्फ यही बताने की जरूरत है कि वहां से एक क्वेश्चन करें और एक सवाल का उत्तर ये लेके आए कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया था? देखिए, ये मैं नकारात्मक जो रवैया होता है, चाहे किसी का भी हो, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव रवैया होना चाहिए। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे क्या हुआ, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जिसने जो किया है उसका रिजल्ट, तो हमारा लोकतंत्र है, बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। जब चुनाव होता है तो वो चुनाव में उसका जवाब दे देते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, अब ये आए हैं। मुझे ये कमी लगती है कि शायद ये मैसेज उन तक पहुंचे कि आम लोगों की साथ उनको मिलकर बैठना चाहिए। जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, अब पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, राजनीति छोड़ के, वो हमारे नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार में। अब वो सांसद पूरे शहर के हैं, तो उनको आम लोगों के साथ मिलके पॉलिसीज बनाना चाहिए, उनकी चीज़ें सुननी चाहिए। और सिर्फ ठीक है, लोकसभा में उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे हैं, लेकिन सवाल का नो जवाब आ गया तो वो चुपचाप बैठने वाली बात हो गई है। उससे कोई बात नहीं बनती है। लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाओ कि ये हमारी ज़रूरत है। और वो सांसद होने के नाते, बहुत सारी कमेटीज़ के मेंबर होने के नाते, वो बात बखूबी पहुंचा सकते हैं। और जब वो पहुंचाएंगे तो उसका असर भी होगा। राजनीति की साइड को छोड़ देते हैं हम, पक्ष विपक्ष की बात को साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगा तो हमें पता तो चलेगा कि सरकार तक बात पहुंची है। फिर वही बात आ गई कि आरटीआई एक्ट भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, वो भी पूछेंगे कि हमारी बात कहाँ तक पहुंची, और सरकार को काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आम लोग अगर चाहेंगे तो काम होगा, लेकिन उनकी बात को बखूबी वहां तक पहुंचाए कौन। मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं साथ में कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया आपने बता ही दिया, नेताओं का रवैया भी लगभग आपने उसको रेखांकित कर ही दिया है। पब्लिक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं कि अब शायद पब्लिक को भी अपनी समस्याओं के लिए आगे आकर अपनी एक जो दबाव की भूमिका है वो भी अब निभानी पड़ेगी। लोकतंत्र में आपने चुनाव करके भेज दिया और उसके बाद आप शांत चुपचाप बैठ गए, ये लोकतंत्र पूरा नहीं है। लोकतंत्र पूरा है कि आपने किसी को चुनाव करके भेजा है, आप ये भी तो देखें वो काम क्या कर रहा है।
आपकी सरकार काम क्या कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको प्रेशराइज़ करो। मैं ये नहीं कहता कि हर वक़्त आप उनसे झगड़ते रहो या दबाव डालते रहो। नहीं, मैं नहीं कहता। आप लोकतंत्र के तरीके से आप अपनी बात को सरकार के सामने रखो। सिर्फ़ ये कह के कि हमने तो जी इनको चुन दिया, हमने तो ये काउंसलर बना दिया, ये हमने तो ये एमपी बना दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, हम तो अपना आराम से शांत करके ओढ़ के सो जाएँगे, ये गलत काम है। आपने चुना है, आप उसको देख-रेख कीजिए। आप उसको देखिए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप अपनी बात को बखूबी उन तक पहुँचाइए। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी है, उनको अधिकार है, वो किसी को भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री को या कहीं पे भी वो अपना सुझाव, अपनी बातचीत लिख के भेज सकते हैं। और वो लिखेंगे अगर, तो सरकार मानेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी। सब चीज़ों के होते हुए भी सरकार को लोगों की बातें माननी पड़ती है, लेकिन लोग बात करें तो। चंडीगढ़ इस देश का सबसे पहला आधुनिक शहर था। पंडित नेहरू ने एक नए भारत में नए शहर को बसाने का जो सपना देखा, तब ये चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। नए शहर में जो हम देखते, पुराने जो शहर हैं, पुराने शहरों में पुरानी समस्याएं हैं, लेकिन इस नए शहर में भी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, चाहे वो अब व्यापारियों की हो। चंडीगढ़ सबसे पहले कर्मचारियों का शहर है, क्योंकि ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के अपने दफ्तर हैं, पंजाब के भी दफ्तर हैं, हरियाणा के भी दफ्तर हैं, तो कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है। कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं। उसके बाद ये व्यापारियों की आबादी वाला शहर है, व्यापारियों की अपनी समस्या है, उद्योगपतियों की अपनी समस्या है। जो आम लोग हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। शहर छोटा पड़ने लगा तो इसके विस्तार की जरूरत पड़ने लगी, लाल डोरा की समस्या है। तो इस आधुनिक शहर को भी समस्याओं से मुक्त करने की तरफ जिन लोगों का ध्यान होना चाहिए, वो अगर नहीं होता तो ये समस्याएं, मुझे लगता है, और ज्यादा विकराल रूप लेंगी। ये हो ही रहा है चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में जो समस्याएं हैं, देखिए जहाँ पे समाज होगा, जहाँ पे कोई लोग रहना शुरू करेंगे, 5 लाख की आबादी के लिए ये शहर बनाया गया था। जब वो बढ़ना शुरू हुआ, वक्त के साथ साथ बढ़ती है, आबादी बढ़ी है, व्हीकलों की आबादी बढ़ी है, पैसा भी बढ़ा है, लोग की समस्याएं हैं वो भी उसी तरह से बढ़ी हुई हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी समस्याएं होती हैं, उनका निदान अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से साथ के साथ होता रहे, तो वो फिर इतनी बड़ी समस्याएं नहीं बनती। क्या हुआ है कि हमारे एडहोक सिस्टम की वजह से, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना होने की वजह से, हम लोग उन समस्याओं को दरकिनार करते रहे। दरकिनार करने की से वो समस्याएं बहुत बड़ी-बड़ी होने लगी। आपको थोड़ा मैं ध्यान दिला देता हूँ कि जो हमारी एमसी है, उसको अब 30 साल होने को आए हैं। अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि एमसी की रिलेवेंसी क्या है? 30 साल एमसी बनाए हुए हो गए, उस एमसी ने किया क्या शहर में? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर पाई है? ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात आती है दिमाग में कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरी नहीं कर पाई। इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी सिस्टम की कमजोरी है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है। इसमें कमी मैं ये कहूँगा कि लोगों की कमजोरी है, क्योंकि लोग सिर्फ चुनाव करके शांत बैठ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, उनको अपनी बात को बखूबी कहना चाहिए। तभी ये जो जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, जो सारी अभी भी हो रही हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये लोगों के इकट्ठा बैठ के बातचीत करने से सुलझेंगे, एडवाइजरी काउंसिल को एक्टिवेट करने से सुलझेंगी, हेरिटेज कमेटी को एक्टिवेट करने से सुलझेंगी, एमसी को थोड़ी बहुत पावर देने से सुलझेंगे। अब कोई पावर नहीं है उनके पास, कुछ पावर देने से सुलझेंगे।
लोगों की बात सुनने से वो सुलझेंगी स्थितियाँ, लेकिन अभी वो सुनी नहीं जा रही है। अब वो सिस्टम चली जा रहा है, और सिस्टम में जब तक जिम्मेवारी फिक्स नहीं होनी शुरू हो जाती, लोगों के समेत सबकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, और जिम्मेवारी जो नहीं पूरी कर रहा उसके ऊपर उचित कार्रवाई जो हो सकती है कानून के हिसाब से वो होनी चाहिए। इन समस्याओं के पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जो है शायद, क्योंकि अब चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ प्रशासन कहता है हमारे पास बिल्कुल जमीन नहीं है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के लिए अगर जमीन मांगता है तो वो बात बहुत तेजी से सिरे चढ़ने लगती है। लेकिन चंडीगढ़ शहर के बीच में लाखों लोगों की आबादी के ऊपर जो एक कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है, उसको चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट करने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को जमीन नहीं मिलती। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी समस्याएं हमारी हुई हैं, उन समस्याओं का वक्त रहते निदान नहीं किया गया। अगर वक्त रहते निदान किया होता, कूड़े का ढेर तो 1 साल में तो नहीं बना। जब पब्लिक बढ़ती है तो उसका कूड़ा तो सरकार को पता होता है कितना कूड़ा तो हर महीने में इकट्ठा होगा, तो उसका इंतजाम क्यों नहीं किया उन्होंने? करना चाहिए था शुरू से ही। अगर शुरू से ही इंतजाम करते तो ये कूड़े का ढेर नहीं बनता था। क्या चीज़ की कमी है? देखिए, चंडीगढ़ में पैसे की कोई कमी नहीं है। चंडीगढ़ सरप्लस बजट होता था, आजकल नहीं है, लेकिन पहले सरप्लस बजट होता था। तो क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं बार-बार मुझे फिर उसी बात पे दोबारा आना जब चाहता है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिससे इम्प्रूव हो सके। आप लगातार इन चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं और सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके बड़े लंबे अनुभव होते हैं और लंबे समय से शहर में रह रहे हैं, उनके बीच में आपकी चर्चाएं भी होती हैं। तो अब 2024 खत्म हो रहा है, अब हर एक नए साल से नई उम्मीद होती है। चंडीगढ़ की समस्याओं का खात्मा किस दिशा में कदम आगे बढ़ा के होगा? देखिए, हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम चंडीगढ़ को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। हमारी सोच साफ होनी चाहिए। क्या हम इसको सिर्फ हेरिटेज सिटी बनाने की उसमें है? क्या हम इसको एक कमर्शियल सिटी बनाने की उसमें है? क्या इसमें हम ट्राई सिटी की कुछ आशा देखते हैं इसमें कि ट्राई सिटी को आगे लीड करके ये जाएगी, आगे जाएगी? क्या हमारा हम सोचते क्या हैं इसके बारे में? अभी तक तो ये भी फैसला नहीं हो पा रहा कि इसको हेरिटेज सिटी बनाना है। अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि जब भी छोटी सी बात होती है, अभी पीछे विधानसभा की बात हुई, पीछे फिर हाई कोर्ट की भी बात हुई है हरियाणा के लिए, पंजाब सरकार का रवैया कुछ और अलग आता है, हरियाणा सरकार का रवैया कुछ अलग आता है। जब डेपुटेशन पे अफसरों की जरूरत होती है, पंजाब सरकार अपने अफसर नहीं भेज रही है, हरियाणा सरकार अपने अफसर नहीं भेज रही है। नुकसान किसका होता है? चंडीगढ़ का होता है। तो ये जो सारी चीज़ों को देखने के लिए जब तक आपस की बात नहीं हो पाएगी, ट्रीपार्टाइट जो एक ग्रुप होता है, एक हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का एक साझा ग्रुप नहीं जब तक बनेगा, तब तक चंडीगढ़ की समस्याएं ऐसी चली जा रही हैं। एक अफसर चला गया, उसकी जगह दूसरा अफसर नहीं आया। अब मैं बताता हूँ आपको, चंडीगढ़ में सिडको का एमडी पंजाब से आना है, कितने सालों से नहीं आ रहा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एमडी आना है, कितने सालों से नहीं आ रहा। कितने अफसर हमारे ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, प्रमोट होकर चले जाते हैं पंजाब हरियाणा से, वो उनका वो आ ही नहीं रहा, वहाँ पे पैनल ही नहीं आ रहा। कुछ पोस्टें पंजाब से आती हैं, कुछ पोस्टें हरियाणा से आती हैं। जब तक उनका पैनल नहीं आएगा तो आगे जो एडमिनिस्ट्रेटर है या केंद्र सरकार है उसका फैसला नहीं कर पा रही। यही मैंने बातचीत के शुरू में कहा कि हमें इस चीज़ के बारे में इकट्ठा बैठ के सोचना चाहिए। मुझे ये लगता है कि एक सुझाव मैं दे रहा हूँ बार बार कि हमें एक पैनल बना के रखना चाहिए, होम सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का, स्पेशल सेक्रेटरी का, एसएसपी का, डीसी साहब का,
तो ये सबका हमें ऐसे पैनल बना के रखना चाहिए कि अगर ये आदमी चला जाएगा, उसकी जगह पे ये दूसरा आदमी आ जाएगा, वो तैयार रहेगा। और उनका जो पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए, उनके पीरियड में किसी तरह की कट नहीं लगना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कट लगता है तो फिर मैंने कहा कि पैनल तैयार होना चाहिए हमारे पास। वो पैनल आके, जैसे एमसी का कमिश्नर है वो भी जैसे चले जाते हैं तो खाली रहता है वो फिर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होगा जब दिल से इच्छा होगी। दिल से अगर काम करने की इच्छा होगी, हर एक चीज़ का रिजल्ट निकल सकता है, अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। चंडीगढ़ हमारा ब्यूटीफुल सिटी होता था, वो दोबारा से फिर ब्यूटीफुल सिटी, खास तौर पे इच्छा शक्ति, वही इच्छा शक्ति जो है हमारी, इच्छा शक्ति सब तरह से आएगी। इच्छा शक्ति सिर्फ मेरे कहने से या पब्लिक के कहने से बात नहीं, इच्छा शक्ति प्रशासक से भी आएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी आएगी, एमसी से भी आएगी, जैसे कि ऑफिसरों से भी आएगी। दो सुझाव, एक तो ये कि पैनल पहले से बन के रहे और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का एक कोर ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स भी हों, पॉलिटिशियंस भी हों और आम जनता की भी भागीदारी। उसके साथ साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हो गया आर्थिक जो नीतियां हैं चंडीगढ़ प्रशासन की, आर्थिक नीतियां, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट अफसर होना चाहिए जो आर्थिक नीतियों का एक्सपर्ट हो, जो आर्थिक नीतियां को उसको तय करे, क्योंकि हर एक चीज़ पार्लियामेंट से नहीं आ सकती। यहाँ की जो आर्थिक नीतियां हैं वो यहाँ पे अफसर होना चाहिए जो इसको ये करे। उससे क्या है कि जितना भी हमारा ये टेंडर का काम होता है, जितना भी हमारा जो फाइनेंस का जो शॉर्ट कमिंग आती हैं या हमें रिकवरी नहीं हो पा रही है या गलत नीतियों के कारण चंडीगढ़ का पैसा डूबता है। मैं आपको एक और बताता हूँ कि ऑडिट रिपोर्टों में से कितनी बार ऐसा नज़र आया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वो पैसा रिकवर नहीं किया, ये कमी हो गई, ये कमी हो गई, वो सारी आते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर देखने के लिए हमें एक पैनल होना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर होना चाहिए शायद वो, और हमारे पास ताकि उन चीज़ों को देखता रहे। ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होना चाहिए जो उन चीज़ों को देखता रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी की देख रेख में, होम सेक्रेटरी की देख रेख में, एडवाइजर साहब तो है ही हैं सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो ये अगर होगा, कहने का पर्पज़ ये है कि जब तक हमारी मन में चंडीगढ़ के लिए प्यार नहीं होगा, जब तक हमारे चंडीगढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, कोई भी हो जाए, अगर ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डालने की जो प्रैक्टिस है वो छोड़नी पड़ेगी। हमें अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं कि राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, जुडिशरी अपनी जिम्मेवारी पूरी करे, एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेवारी पड़े। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पब्लिक अपनी जिम्मेदारी, पब्लिक तो है ही है, पब्लिक तो करेगी। वो वोट देकर और जनप्रतिनिधि को चुनकर घर न बैठ जाए, वोट दे के साइड में नहीं बैठ जाए, दर्शक ना बने। वो जब भी कोई चीज़ होती है वो बोले। अगर ऐसा कुछ करेंगे हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 हमारे लिए, ना सिर्फ चंडीगढ़ के लिए, हमारे आसपास के राज्यों के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। 2024 के जाते जाते एक बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ में खड़ा हो गया, बिजली विभाग के निजीकरण का। उसको लेकर लोगों में कई तरीके की शंकाएं हैं कि प्राइवेट कंपनी आएगी तो बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, कर्मचारियों को अपनी चिंता है कि उनके हित प्रभावित होंगे। इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है और मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब 2025 तक भी साथ चलेगा। चंडीगढ़ में जो बिजली विभाग कहा जाता है कि फायदे में चलता है, फायदे में है वो विभाग, हजारों करोड़ की उसकी संपत्ति है। क्या लगता है कि निजीकरण इन परिस्थितियों में जरूरी है उसका? चंडीगढ़ का जो बिजली विभाग है वो काफ़ी एफिशिएंट है, बहुत कम कर्मचारियों में भी वो चला रहा है उसको, और वो पैसे कमा के देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी परिस्थितियों के होते हुए प्राइवेटाइजेशन करने की कोई ज़रूरत है। जहाँ पे लॉस होता है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ये करना चाहिए। चंडीगढ़ में बिजली अच्छी है,
अभी भी। हाँ, बेहतर है। देखिए दूसरे प्रदेशों से चंडीगढ़ की बिजली बेहतर है, सस्ती भी है और उसके बावजूद उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट कमा के दे रहा है। लाभ में है। तो मुझे नहीं लगता इस बात का कोई औचित्य है। हमारे सीनियर सिटीजन्स हमारे मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा लंबा अनुभव होता है, न केवल जीवन जीने का, बल्कि शहर में रहकर उनकी समस्याओं को अपने नज़रिए से देखने का और उन समस्याओं के हल को लेकर भी उनके पास बहुत कीमती सुझाव और उपाय भी होते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पर आर के गर्ग साहब ने हमारे साथ एक चर्चा जो की है, मुझे लगता है कि उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। 2025 में हमारे राजनेताओं को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को अपनी जिम्मेदारी चंडीगढ़ के प्रति किस तरीके से निभानी है, उससे ज़्यादा चंडीगढ़ की पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभानी है, गर्ग साहब ने बहुत कायदे से स्पष्ट किया है। 2025 की सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पब्लिक का जो सरोकार है उस सरोकार पे इतनी सारी बातचीत करी है हमने और इतना सारा समय आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले कहा था कि आम आदमी की बात सुनी जानी चाहिए, तो ये बात जब सही जगह पे पहुंचेगी तो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर जो है वो ज़रूर पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ को लेकर जिन लोगों की चिंताएं रहती हैं और वो चंडीगढ़ को वास्तव में आगे बढ़ता और समस्याओं से मुक्त होता जो लोग देखना चाहते हैं, वो इस तरीके की सार्थक चर्चाओं को, पॉजिटिव चर्चाओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे जहाँ तक इनको पहुँच जाना चाहिए। एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं सबको आप और सभी को मुझे बहुत लगता है कि शुभकामनाएं। अच्छा साल हमारा निकलेगा ये। ए न्यूज़ ऑफिस के सभी दर्शकों को 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।